इस वीडियो को पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर जो हम लोग का था मैटर इन आवर सराउंडिंग उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने डाला है कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने प्लांट के कॉक सेल में क्या किया था, सेल को खोजा था। द वर्ड सेल इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। ठीक है, सेल का ये जो सेल वर्ड है उसका मतलब होता है लिटिल रूम, और ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन से। अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, तो 3 माइक्रोस्कोप अभी तक खोज हो चुका है। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे एवी लीवेनहॉक ने खोजा था। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैकरी जेनसन नाम के 2 पर्सन मिलकर के इसको बनाया था। और थर्ड हम लोग का है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे मैक्स नॉलर अर्नस्ट रस्का ने बनाया है। आपका कंबाइन करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है। किसी भी ऑर्गन का बात कर ले, वो अगर हम लोग जाते जाएंगे नीचे नीचे सिंपलर फॉर्म में, तो क्या पाएंगे कि वो कोई ना कोई सेल से ही बना हुआ है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में अगर बात करें तो इन 1675 एवी लीवेनहॉक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड। ठीक है, मे बी यूनिसेलुलर, जिसे हम लोग अमीबा वगैरह कह सकते हैं। एवी लीवेनहॉक का 2 यहाँ पे आ गया काम, एक तो माइक्रोस्कोप बनाए और वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ढूंढे। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के सेंटिस्ट ने न्यूक्लियस का खोज किया। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का अगर बात करें तो क्या होता है, सेल होता है। सेल के ऊपर सबसे बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसका न्यूक्लियर लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइनली फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय सेल्डिन इन 1838 इन प्लांट एंड सेक्वान इन 1839 इन एनिमल। ठीक है, तो 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, सेल्डिन और सेक्वान। 1855 में रोडल्फ वर्चू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला क्या, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है इस बॉडी के अंदर कोई भी नया सेल जो बनता है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आता है, वो पहले से ही मौजूद सेल अपने आप को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, खुद को बनाता है या डेवलप करता है। अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म सच एस अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास इटीसी। अब देखिए, सेल का बात करें तो बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स हो सकता है या सिंपलर हो सकता है। सिंपलर कहने का मतलब है कि उसका बॉडी एक ही सेल का बना होगा, लेकिन वो एक अकेला सेल कैपेबल है जिंदा रहने के लिए। आगे हम लोग समझेंगे जब सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तब क्यों। बात करेंगे, यहाँ पे नोट में कुछ है, फंगी इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। फंगी है, हम लोग उसे देख पाते हैं नेकेड आई से, जैसे कि मशरूम आप देखे ही होंगे, है ना। तो ये एक मल्टी सेलुलर है और इसका बॉडी बना होता है काइटिन का, है ना, काइटिन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो वो सिंगल सेल से बना होता है। अगर ह्यूमन का बात करें तो सिंगल सेल में हम लोग का एग और दूसरा हम लोग का हो जाता है स्पर्म, है ना। तो एग और स्पर्म फ्यूज़ करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। और हम लोग का लाइफ का शुरुआत कहाँ होता है, कहाँ से होता है, सिंगल सेल से ही होता है। द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पर्म। हम लोग का बॉडी का लार्जेस्ट सेल क्या है, स्पर्म है, सॉरी, लार्जेस्ट सेल एग है और स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। अगर किसी भी सेल के साइज और शेप का बात करें तो वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। डिवीजन ऑफ लेबर सीन इन अ सिंगल सेल विच इज़ परफॉर्म बाय द सेल ऑर्गेनल। हर एक सेल, जैसा कि मैंने अभी यूनिसेलुलर में बताया था कि एक सेल इंडिविजुअली कैपेबल है जिंदा रहने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं और वो हर एक ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल अलग अलग काम करता है। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन ड्यू टू दोज ऑर्गेनल। और इन्हीं ऑर्गेनल के वजह से वो जिंदा रहने के लिए और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर पाने में कैपेबल होता है। ऑल द सेल हैव सेम ऑर्गेनल एक्सेप्ट व्हाट फंक्शन दे आर डन एंड विच ऑर्गेनिज्म दे फाउंड। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं, कुछ सेम होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं
किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, अगर बात करें सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है, ऑल सेल हैव सम बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर सच एस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी भी सेल का, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, एक लेयर पाया जाता है सबसे बाहर में, जो कि क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता है। लेकिन एडिशनली प्लांट में एक सेल वॉल होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला लेयर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया एनिमल में, लेकिन प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक लेयर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर 3 टाइप्स। देखो, अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइप का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 टाइप का यहाँ पे आप देख पाएंगे। परमेबल, सेमी परमेबल, जिसे हम लोग सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं, इम्परमेबल। कहने का मतलब है कि परमेबल वैसे लेयर को बोलेंगे जो कि हर एक सब्सटेंस को अपने से होकर के जाने देगा। सेमी परमेबल वैसे को बोलेंगे जो किसी को जाने देगा, किसी को रोक लेगा। और इम्परमेबल किसी को भी जाने नहीं देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, ये आपका ज़रूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह का मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमेबल है, मतलब कहने का कि ये किसी किसी को जाने देगा, किसी किसी को रोकेगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा आपका ज़रूरी हो जाता है बायो में पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो मोमेंट होते हैं ना सेल का, वो डिफ्यूज़न से होते हैं। तो इसको हम लोग ने डिफाइन किया है, द मोमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस सच एस O2, CO2, ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें गैसियस सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट के सेल में और इन्वायरमेंट में। कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ से कम अमाउंट की तरफ ये मूव कर जाएगा, और इस प्रोसेस में किसी भी तरह से एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये हम लोग का पैसिव प्रोसेस कहलाएगा। फॉर डिफ्यूज़न नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड देन इट इज़ कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। अब दूसरा हम लोग का है ऑस्मोसिस, द मोमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन में क्या, गैसेस सब्सटेंसेस का, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंसेस का, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस हम लोग का 2 तरह का होता है, एक इंडोस्मोसिस, एक एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से इंटर करेगा सेल के अंदर, तब ये कहलाएगा इंडोस्मोसिस। और सेल से जब बाहर निकल जाएगा तब वो कहलाएगा एक्सोस्मोसिस। व्हेन वाटर इंटर इनटू द सेल, इंडोस्मोसिस टेक प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपका VVI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी सेल के अंदर इंडोस्मोसिस करना है तो उसको किस तरह का सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक, मतलब इन्वायरमेंट का, मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए और सेल का कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। जैसे किशमिश को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो इंडोस्मोसिस होता है, किशमिश फूल जाता है, चना फूल जाता है। तो यहाँ पे पानी क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और किशमिश हम लोग का इंडोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर बात करें एक्सोस्मोसिस सॉल्यूशन का, तो जब वाटर एग्जिट कर जाएगा सेल से तब वो एक्सोस्मोसिस कहलाएगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक। आप लोगों ने देखा होगा जोंक के ऊपर जब हम लोग नमक डालते हैं तो वो मर जाता है, उसके बॉडी से खून बाहर निकलने लगता है, वो मर जाता है ना। उसी तरह से अगर आप नमक के अंदर किशमिश को या चीनी के अंदर किशमिश को डाल दे सूखा चीनी में, तो वो क्या होगा, बाहर उसका वाटर निकल करके बाहर चला आएगा, है ना, पानी बाहर चला आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, कहने का मतलब है कि जो नमक है या जो चीनी है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और जो सेल है उसमें क्या है, अमाउंट वाटर का ज़्यादा है, चीनी में या नमक में वाटर का अमाउंट कम है, तो वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, है ना। उसका बाद एक और सॉल्यूशन है एडिशनल में आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ना तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई है ना ज़्यादा है, बराबर है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो इसमें सब्सटेंस का कोई मूवमेंट नहीं होगा। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल एंड द मीडियम इज सेम, देयर इज नॉट एनी नेट मोमेंट एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब सराउंडिंग में और सेल के बीच में कोई भी एक्सचेंज ना हो सब्सटेंसेस का, तब सॉल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ही है, लेकिन स्पेशल केस है जिसमें वाटर का एक्सचेंज होता है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल गेट देयर वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना वाटर के रिक्वायरमेंट को फूड को ऑस्मोसिस से ही लेता है, और प्लांट भी जो ज़मीन के अंदर से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस से ही करता है। अलग बात है कि प्लांट में जब जड़ से ऊपर चलाता है स्टेम में, तब जाइलम लेकर के जाता है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लो ऑफ मतलब
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है जाइलम से, लेकिन एब्जॉर्ब करने का काम रूट का है जो कि आपका ऑस्मोसिस से हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बाइलिपिड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर में लिपिड, नीचे में लिपिड और बीच में आपका प्रोटीन होता है। बाइलिपिड स्ट्रक्चर है ये। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प देम टू इनगल्फ, मतलब निगल जाना, फूड एंड अदर मटेरियल, एंड दिस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से, अमीबा वाले में आपने देखा होगा कि अमीबा क्या करता है, निगल जाता है, किसी भी सब्सटेंस को इनगल्फ कर जाता है सूडोपोडिया की मदद से। अमीबा गेट देयर फूड फ्रॉम दिस प्रोसेस, है ना। सेल वॉल, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल का। इन प्लांट सेल आउटर कवरिंग इज प्रेजेंट टू द प्रोटेक्ट द प्लांट एंड गेट रिगिड कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। तो जैसा कि हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है, और ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, रिगिडिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये से बना होता है। प्लाज्मोलाइसिस, अ प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम द सेल वॉल। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल ऑस्मोसिस से क्या करता है, वाटर को लूज़ करता है। अब यहाँ पे नोट में मैंने कुछ डाला है, ओनली लिविंग कैन एबल टू डू प्लाज्मोलाइसिस और एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सेल को आपको अगर चेक करना है कि लिविंग है कि नहीं, तो उसको उसमें डालेंगे, अगर वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है वाटर को प्लाज्मोलाइसिस से या रिलीज़ कर पा रहा है, तब वो क्या है, लिविंग है, अदरवाइज वो लिविंग नहीं है। द सेल वॉल अलाउज द सेल of plant, fungi and bacteria to remain alive in a very dilute hypotonic medium without bursting। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ निकल कर के आता है, जो सेल वॉल पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में या बैक्टीरिया में, वो उसको बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। दूसरा हम लोग का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। इसमें बहुत जो ज़रूरी पॉइंट होगा उसे मैं बता दूंगा। सबसे पहला लाइन यहाँ पे ज़रूरी है, न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में जो कवरिंग होता है वो डबल लेयर होता है। उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैड पोर्स दैट अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इसमें छोटा छोटा छेद आप देख पा रहे होंगे जो कि मटेरियल को अंदर बाहर करने में मदद करता है। द न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोजोम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट बिकम विजिबल एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन के समय दिखता है। क्रोमोसोम कंसिस्ट डीएनए, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब कभी भी घर में बच्चा होता है तो लोग क्या होते हैं, बच्चे को मिलाते हैं कि बच्चा माँ से दिख रहा है कि पापा से दिख रहा है ना। तो ये क्यों होता है, जो क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग डीएनए भी कहते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चे में पास करता है, और जिसके वजह से सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। द फंक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। द नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, वैसा सेल जो कभी डिवाइड नहीं करता है उसमें आपका डीएनए क्रोमोसोम की तरह ना पाया जा करके किस में पाया जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल की तरह पाया जाएगा। न्यूक्लियस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन करने का मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई एक सेल, जो कि रोडल वर्चू ने बताया था कि कोई एक सेल जो होता है ना, डिवाइड करके नया सेल बनाता है। जो सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस अगर नहीं है तो सेल कभी भी लाइफ नहीं हो सकता, जिंदा नहीं हो सकता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट और नॉट फुली डेवलप्ड एंड दे कंसिस्ट न्यूक्लिक एसिड एंड सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब देखिए बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं यूनिसेलुलर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस न कह करके न्यूक्लियोइड कहते हैं। द न्यूक्लियोइड कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। तो यहाँ से दो ऑर्गेनिज्म का आप लोगों ने कभी सुना होगा नाम, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो क्लासिफिकेशन यहीं से आया है कि वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगा, ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है तो ये यूकैरियोट हो गया। ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं है तो ये प्रोकैरियोट हो गया। द प्रोकैरियोट्स ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होता है, साथ ही इसमें न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल इज
इन प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बट नॉट इन प्लास्टिड्स। अब देखिए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, उसमें क्लोरोफिल जो होता है वेसल्स में पाया जाएगा, ना कि प्लास्टिड में, है ना। मल्टी सेलुलर जो प्लांट होते हैं उसमें हम लोग देखे हैं कि प्लास्टिड में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन यहाँ पे बीजीए का मैंने एग्जांपल दिया होगा, कभी आप सुने होंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो पाया जाएगा कहाँ पे, वेसिकल्स में। साइटोप्लाज्म, दिस इज द रीजन बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जाते हैं, पूरा एरिया जहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है, फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी में सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर ऑल्सो एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, viruses lack any membrane bound organelle, so they are not show any characteristics of living but until they enter in the body of the living organism। वायरस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ना तो ये लिविंग है और ना ही डेड है, क्योंकि जब तक किसी होस्ट के शरीर से बाहर होता है, जब तक इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, तब तक कोई भी सिम्टम, तक कोई भी साइन ये शो नहीं करता है लिविंग बीइंग का। और जैसे ही किसी को इन्फेक्ट कर देता है तो ये शो करने लगता है। इसके बाद हम लोग का है सेल ऑर्गेनेल। एवरी सेल हैव डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर सेल में अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो खास तरह के काम को करने के लिए क्या होते हैं, एडप्टेड रहते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, जिसमें कुछ हम लोग खास पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और प्लास्टिड। इन सब को हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम लोग का सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। दिस इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए दिखता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, जो कि चिपका होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये छोटा छोटा जो ग्रेन्यूल आपको दिख रहा है, ये राइबोसोम है। इट सिंथेसिस प्रोटीन। अब राइबोसोम जो चिपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है और ये लिपिड या फैट को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। उसका बायोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। द प्रोटीन एंड द फैट फॉर्म्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस कहते हैं। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पहले हम लोग सेल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका फंक्शन डिफाइन करेंगे। इट सर्व एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द लिविंग सेल वर्टिब्रेट। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब मान लीजिए कोई वेस्टफुल मटेरियल बॉडी के अंदर घुस गया है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अलग अलग ड्रग और पॉइजन को ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा हम लोग का स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। दिस इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमेलियो गोल्जी। इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमेलियो गोल्जी ने। ठीक है, इट कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्न इसमें पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है, इसी को हम लोग सिस्टर्न कह रहे हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी आर कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए हर एक सेल ऑर्गेनल एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ा होता है, तो आप लिंक बना करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेटर वे में आपको समझ में आएगा क्यों जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, आगे हम लोग समझेंगे। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द गोल्जी बॉडी। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था और लिपिड फैट बन रहा था। तो उसको ये पैक करेगा, पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम इसी का है। द कॉम्प्लेक्स शुगर ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू सिंपलर वन इन गोल्जी बॉडी। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर फॉर्म में ये तोड़ देता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और ये तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइसोसोम बनाने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो बाहर से आने वाले हार्मफुल मटेरियल को या सेल में जो कोई बॉडी या सेल ऑर्गेनेल या कोई भी स्ट्रक्चर
डैमेज कर गया है, डेड कर गया, उसको ये डाइजेस्ट करता है, मारता है। दिस डाइजेस्टिव एंजाइम आर मेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो लाइसोसोम का डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। लाइसोसोम वर्क एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल द डाइजेस्टेड एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज डैमेज सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लाइसोसोम ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है वाई द लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। तो आपको लिखना है कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइसोसोम ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और इसी की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसका एक अपना डीएनए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका अपना राइबोसोम आपको दिख रहा होगा। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो डबल लेयर मेम्ब्रेन आपका न्यूक्लियस हो गया और दूसरा में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। याद रखिएगा आप, माइटोकॉन्ड्रिया इज पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के भी नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाई लेयर, है ना, तो पहला आपका न्यूक्लियस हो गया बाई लेयर, दूसरा ये हो गया आपका बाई लेयर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉडी में मतलब सेल के अंदर कितने ऑर्गन हैं जो बाई लेयर है, उसमें आपको ऑड चुनने के लिए दे देगा कि बाई लेयर नहीं है, तो आपको याद जो रहेगा तो आप बना पाएंगे, नहीं बनेगा तो आप गलती लगा करके आएंगे, तुक्का तक्की मार करके, है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जैसा कि न्यूक्लियस में था छेद छेद वाला, एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। देखिए यहाँ पे आपको इंटर मेम्ब्रेन के बारे में कह रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है और इसी में आपका पावर जनरेशन हो रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के भी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, लाइज न्यूक्लियस, सो दे आर एबल टू मेक देयर ऑन प्रोटीन, तो ये अपना प्रोटीन बना पाता है। नेक्स्ट हम लोग का है प्लास्टिड्स, द सेल ऑर्गेनल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लास्टिड सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? प्लांट्स में पाया जाएगा। प्लास्टिड दो तरह का, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका कलरफुल होगा और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा। कलरलेस नहीं होता, ये वाइट होगा और ये आपका कलरफुल होगा, है ना। कलर्ड प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट कंटेंट पिगमेंट, क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट में एक हरा कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड हेल्प टू प्लांट टू मेक देयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है और उसमें मदद कौन करता है? प्लास्टिड, क्योंकि इसको क्लोरोफिल लगता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट का तो हम लोग फंक्शन देख लिए, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है किस चीज़ को? स्टार्च को, ऑयल को या फिर प्रोटीन को। तो जब मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट एक्स्ट्रा खाना जब बना लेता है तो उसको क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है, स्टार्च में स्टोर करता है, तो वो काम किसका है? ल्यूकोप्लास्ट का। दे आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये बाहर से देखने में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा लगता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो तीन यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, जिसका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। लास्ट में हम लोग का है वैक्यूल्स, इट स्टोर्स सॉलिड और लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल। इन एनिमल द वैक्यूल सेल्स आर स्मॉल इन साइज। आपको याद रखना है डिफरेंसेस में, एनिमल में वैक्यूल्स छोटा होता है, प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होता है। इन सम प्लांट द सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई 50 to 90% स्पेस। द प्लांट वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप, इसमें सेल सैप भरा होता है, विच प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी, कठोरता प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा कंज्यूम। यहाँ पे सेल डिवीजन दो तरह का होता है, मैंने दे दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब कि जब सेल को अपना नंबर बढ़ाना होता है तो वो माइटोसिस करेगा, और जब सेल को अपना नंबर घटाना होता है तब वो मियोसिस करेगा। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्लास में। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चार्ट डाल दिया है जहाँ से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। क्लास में एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट सेल का मैंने सेपरेट पिक्चर बना दिया है, ये भी आता है बनाने के लिए, एनिमल सेल का भी बना दिया है। तो ये वीडियो हम लोग का यहीं फिनिश होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।